नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन देखते हैं कक्षा 8 के विज्ञान के पहले चैप्टर का पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तर। चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो पहला क्वेश्चन है इनका, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका क है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। पहले का ख है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी की जाती है। क्या की जाती है? तैयारी। पहले का ग है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? तैरने लगेंगे। पहले का ग है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक है। मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो इसमें पहला है खरीफ फसल। खरीफ फसल आपके कौन कौन सी है? धान और मक्का खरीफ की फसल है। दूसरा है रबी की फसल। रबी की फसल आपकी कौन सी है? गेहूं, चना और मटर, ये रबी की फसल है। तीसरा है रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक कौन से हैं? यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट रासायनिक उर्वरक है। कार्बनिक खाद की बात करें तो ये आपके है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, ये कार्बनिक खाद में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल के उदाहरण है धान और मक्का, ये खरीफ की फसल है। रबी की फसल के उदाहरण है गेहूं एवं चना, यह रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। क है मिट्टी तैयार करना, ख है बुआई, ग है निराई और घ है थ्रेसिंग। तो मिट्टी तैयार करने पर देखते हैं क्या लिखना है अपन को। मिट्टी तैयार करना, यह प्रक्रिया फसल उगाने का प्रथम चरण है। कौन सा चरण है? प्रथम। मिट्टी को पलटने और पोला बनाने से पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर शोषण कर सकती है। पोली बनाई हुई मिट्टी में केंचुओं और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि में सहायता मिलती है तथा ये मिट्टी को और अधिक पोला कर ह्यूमस बनाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं तो अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ख देखते हैं बुआई। यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को तैयार करने के पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। क्या कहलाता है? बुआई कहलाता है। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीजों का चुनाव करना जरूरी होता है। उचित बीजों को चुनने के बाद इन बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पर बोना चाहिए ताकि प्रत्येक पौधे को पर्याप्त हवा, प्रकाश यानी कि ताप, खनिज एवं पानी मिल सके। बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी? परंपरागत औजार और सीड ड्रिल विधि का प्रयोग बुआई करने के लिए किया जाता है। ग देखते हैं इसका निराई। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। निराई किसे कहते हैं? खरपतवार को हटाना निराई कहलाता है। निराई नहीं करने से खरपतवार जल, पोषक तत्व आदि ग्रहण कर फसल की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे सही समय फूल एवं बीज बनने से पहले होना चाहिए। खरपतवार को हाथ, खुरपी आदि की सहायता से हटाया जा सकता है। खरपतवार को अपन हाथ से भी हटा सकते हैं और खुरपी की सहायता से भी उसको हटा सकते हैं। ग देखते हैं थ्रेसिंग। खेतों से काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने के प्रक्रम को ही थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? कि दानों या बीजों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग करने के
भी कई तरीके होते हैं। जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग द्वारा अलग करते हैं और बड़े खेत वाले किसान कॉम्बाइन मशीन का प्रयोग करके थ्रेसिंग की प्रक्रिया को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो देखते हैं खाद और उर्वरक। पहला है इसमें, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। लेकिन उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। क्या है? उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। दूसरा है, खाद खेतों में बनाई जाती है, लेकिन उर्वरक का उत्पादन कारखानों में होता है। कहाँ पे होता है? कारखानों में। तीसरा है, खाद मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। 4 नंबर है, खाद में पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। यानी खाद में पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। उर्वरक में पादप पोषक प्रचुरता में होते हैं। 5 नंबर है, यह पानी में अघुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण धीरे धीरे होता है। किसका? खाद का अवशोषण धीरे धीरे होता है। उर्वरक यह पानी में घुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण शीघ्र हो जाता है। यानी जो उर्वरक है जो जल में घुलनशील होता है और खाद है वह अघुलनशील होती है, इसीलिए इसका अवशोषण धीरे धीरे होता है। उर्वरक की तुलना में खाद अच्छी मानी जाती है क्योंकि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी का गठन सुधार जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं, फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। यानी कि फसलों को आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां निम्नलिखित है। पहली है छिड़काव तंत्र। इस विधि का इस्तेमाल असमतल भूमि जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो के लिए किया जाता है। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर वर्षा की भांति छिड़काव करता है। यह विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। दूसरा है ड्रिप तंत्र। इसमें जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और बेकार नहीं जाता। यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। यह विधि फलदार पौधों, बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। तो देखते हैं, गेहूं एक रबी फसल है। इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाना नहीं चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरकता भी कमी हो जाती है। यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और
खेत को कुछ समय के लिए परती छोड़ देना चाहिए। एक अन्य तरीका फसल चक्रण है। इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो देखते हैं। खेत में फसल के साथ कई अवांछित यानी कि बेकार पौधे उग जाते हैं। इन पौधों को ही खरपतवार कहते हैं। यानी फसल के साथ कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जो जिन पौधों की हमें जरूरत नहीं होती है, उन्हीं को ही खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार को हटाना ही निराई कहलाता है। इनको निराई के द्वारा हटाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और पशुओं एवं मनुष्यों के लिए विषैले हो सकते हैं। इनको नियंत्रण करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है कि फसल उगाने से पहले खेत जोत कर इसे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं। दूसरा इसका तरीका है फूल एवं बीज बनने से पहले हाथ से या फिर खुरपी आदि की सहायता से पौधों को उखाड़ देना। तीसरा इसका तरीका है खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके, इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं।